हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद कर सकता हूं बहुत ही अच्छे होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। 10 से 12 घंटे अपने पढ़ाई को दे रहे होंगे और टॉपर बनने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे होंगे और पूरा मन से पढ़ रहे होंगे, रात भर जग जग के पढ़ रहे होंगे, लेकिन पढ़ रहे होंगे। आज आप लोग के लिए क्लास 10th का सभी बोर्ड के लिए क्लास 10th का साइंस के लिए इम्पोर्टेंट 10 गो यानी कि 10 VBI सब्जेक्टिव में लेकर आया हूं। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा तो मुझे उम्मीद है, मेरी अनुभव से कहता है कि मैं इस सीरीज़ में सर आपको बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, जो कि आज आपके 10 क्वेश्चंस हैं और आगे वाले वीडियो में भी आते रहेंगे। तो इस 10 क्वेश्चंस में आपके 1-2 क्वेश्चंस लड़ने की चांस रहेगा, यानी कि आपके सीधे सीधे एग्जाम में रहेगी। तो आप पढ़ना चाहते हो, इस कोर्स को लेना चाहते हो तो 99 वाला कोर्स लेने का प्रयास कीजिए, जिसमें आपको टॉपर की नजरिए से पढ़ाई होती है। बातें ज़्यादा नहीं, काम में ज़्यादा करते हैं। आपको लेने का मन है तो ले लीजिएगा। चलिए, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, ये आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बैंक उठा के देख लो एक बार। ये एग्जाम में बार बार पूछा गया है। किस बोर्ड में सर? तो बिहार बोर्ड में, यूपी बोर्ड में, राजस्थान बोर्ड में, जेएस बोर्ड में, आरबीएस यानी कि राजस्थान बोर्ड में, सभी बोर्ड में से मैं छांट के लाया हूँ। तो भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, यानी कि जब हम लोग भोजन को क्या करते हैं, खाते हैं, चबाते हैं, तो जब पाचन की क्रिया होती है उसमें लार की क्या भूमिका रहती है आपको पता है? जब हम मुंह में खाना डालते हैं, भोजन डालते हैं, तो उसके हमको बगल में लार रहता है। लार के ही द्वारा खाना क्या करता है, खाना को जो भोजन रहता है उसको क्या करता है, साना होता है, उसको सानता है और सान के आपको फिर नीचे ट्रेकिया में डालता है। तो देखिए, लार पाचन तंत्र का प्रमुख स्राव है, यानी कि लार जो है पाचन तंत्र का प्रमुख क्या स्राव यानी कि निकलता है। ठीक है, यह मुंह में लार ग्रंथियों द्वारा उत्सर्जित होता है। कैसे उत्सर्जित होता है मेरे बुआ? एक अक्षर समझिएगा, यह मुंह में लार ग्रंथियों से उत्सर्जित होता है। आपको पता है लार किसमें पाया जाता है? टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। लार में टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है और आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन रहना ही रहना है। तो क्या लिखना है? लार पाचन तंत्र का प्रमुख स्राव है। यह मुंह में लार ग्रंथियों द्वारा क्या होता है, उत्सर्जित होता है। और इसमें क्या है, पानी, बलगम क्या रहता है, पानी रहता है, बलगम रहता है, लाइसोसोमल एंजाइम आदि होते हैं। यानी कि जब हम भोजन को चबाते हैं तो देखिएगा लार में से अपने आप पानी उत्पन्न हो जाता है और सानता है। किसी चीज़ को आप आटा ही ले लीजिए, आटा को जब आप सानेंगे तो क्या इसमें बिना पानी क्या आप सान सकते हैं? नहीं सान सकते हैं। तो इसी तरह जब हम भोजन को चबाते हैं तो आप लोग से पानी, बलगम और लाइसोसोमल एंजाइम आदि होते हैं। लार भोजन के पाचन में अनेक प्रकार की भूमिका निभाती है, यानी कि लार जो होती है वो भोजन के पाचन में क्या निभाती है, अपनी अहम भूमिका निभाती है। यानी कि जब तक आपके भोजन नहीं पचेगा तब आप शरीर का लगेगा कैसे, आपकी शरीर कैसे लगेगी? इसलिए तो लार भोजन के पाचन में अनेक प्रकार की भूमिका निभाती है, जैसे खाना चबाना, स्वाद की अनुभूति। आपको पता है जब जैसे खाना कोई मिठाई है, जैसे जी पर जाता है, मुंह पर जाता है, तो वैसे मुझे टेस्ट पता चलता है, मीठा है कि खट्टा है, कैसे हम स्वाद की अनुभूति अच्छा है। इसी तरह जी, तो बड़े स्टार्च का एंजाइमेटिक प्रसंस्करण, मुंह को गीला करना और साफ करना, जीवों के खिलाफ प्रतिरोध। उम्मीद करता हूं मेरे बुआ कि ये 2 नंबर वाला प्रश्न आपकी क्लियर हो चुके होंगे और एग्जाम में 100% आएगा। ये लिख के रख लीजिए, क्योंकि इस सीरीज़ से आपके बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। मात्र आप इस नंबर पर कांटेक्ट करके PDF लेने का प्रयास कीजिएगा। PDF में आपको सर फ्री में नहीं दे सकूँगा, क्योंकि टाइपिंग की बहुत किल्लत है और टाइपिंग की एक PDF में कम से कम 10 से 20 पेज रहते हैं और 10-20 पेज टाइपिंग करवाने में मुझे 30 से 40 रुपया, ज़्यादा नहीं बल्कि 80 से 100 रुपया लग जाते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप मेरी बातों को समझते होंगे। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सालिवा यानी कि सेलेवा इन डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि लार पाचन में क्या भूमिका निभाती है, इसको लिखना है। ठीक है, चलिए, जाइलम और फ्रॉम, ये PDF दूसरे चैनल का है, आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको मेरी PDF दूंगा, टेंशन आपको नहीं लेना है। ठीक है, चलिए, जाइलम ये जो चैनल दिख रहा है ये भी बहुत अच्छे चैनल है। जाइलम और फ्लोएम में सामग्री के परिवहन के बीच अंतर क्या है मेरे बउआ? जाइलम माने कि जौ से समझ लीजिएगा जल का क्या है, जल का परिवहन, जल का परिवहन बोलेगा, परिवहन का होता है बोलेगा। जाइलम मतलब जल का स्थानांतरण, यानी कि जल को पहुंचाता है। और फ्लोएम मतलब जब जौ हो गया तो फौ से समझ लीजिए भोजन हो गया। ठीक है, यानी कि भोजन को जाता है। तो इसको अंतर स्पष्ट करना है तो आपको लिखना है
जाइलम और फ्लोएम में सामग्री के परिवहन के बीच क्या है, निम्नलिखित अंतर है। आपको लिख देना है मेरे बुआ कि जाइलम पानी और घुले हुए खनिजों को जड़ों के पौधों के अन्य भागों में ले जाता है और फ्लोएम तैयार खाद्य पदार्थों को पत्तियों से पौधों के अन्य भागों तक ले जाता है। आपको थोड़ा इतना नहीं लिखना है, आपको एक बीच में डैश लिख देना है, एक तरफ आपको जाइलम कर देना है और एक तरफ फ्लोएम कर देना है, और एक पॉइंट में लिख लिया कि जाइलम जल का परिवहन करता है और फ्लोएम भोजन का परिवहन करता है पौधों के अन्य भागों में। दूसरा पॉइंट में लिख देना है कि जाइलम में सामग्री का परिवहन वाहिकाओं और ट्रेडिक्स के माध्यम से होता है, जबकि फ्लोएम में परिवहन चलनी ट्यूबों के माध्यम से होता है। ज़्यादा आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिएगा, आपकी पूरी समाप्त। जाइलम में होने वाली क्या है बुआ, जाइलम में होने वाली गति को रस का आरोहण कहा जाता है, जबकि फ्लोएम के माध्यम से होने वाली गति को खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहा जाता है। चौथा प्रश्न भी आपका तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो चुका होगा, मुझे उम्मीद है। एक बार आपको पढ़ लेना है, बस सारी तकलीफ़ें दूर। जाइलम में परिवहन की दिशा ऊपर से नीचे की ओर होती है, ठीक है, और उन्हें वाष्पोत्सर्जन खिंचाव की आवश्यकता होती है, जबकि फ्लोएम में बुआ क्या है, परिवहन की दिशा ऊपर से नीचे दोनों ओर होती है, यानी कि बहुत ऑफ यू से एटीपी की आवश्यकता होती है। और एटीपी हम लोग जानते हैं एडोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। जो इंग्लिश बच्चे हैं, इंग्लिश बच्चे के लिए मैं भी व्यवस्था करवा दिया हूँ। इंग्लिश कह रहा है व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। तो इंग्लिश विद्यार्थी ले सकते हैं, पीडीएफ को लेने का प्रयास कीजिएगा, सारी तकलीफ़ें दूर आपकी। और ये सब प्रश्न बोर्ड के डिमांड पर लाया गया है, तो आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा। आपको पीडीएफ नहीं लेना है तो थोड़ा मेहनत करके आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, यदि आपके पास पैसा ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है कि लेना ही है। चलिए क्वेश्चन से, प्रतिवर्ती क्रिया और टहलने में क्या अंतर है। बउआ थोड़ा मैं स्पीड करता हूँ, तो प्रतिवर्ती क्रिया टहलने में क्या अंतर है, तो लिखना है प्रतिवर्ती क्रिया टहलने में निम्नलिखित अंतर है। लिखना है बउआ, आपको मैं पढ़ के बता देता हूँ कि सर प्रतिवर्ती क्रिया हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं होती। किसी से प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है हमारे इच्छा से नियंत्रित नहीं होती है, जबकि टहलना हमारी इच्छा से नियंत्रित होता है। हमको पता है बउआ कि जब हम टहलेंगे तो मेरा मन करेगा कि हम टहलबो, तो हम टहलबो, और नए मन करते तो न टहलबे, बस वही बात है, ठीक है। और प्रतिवर्ती क्रिया हमारी इच्छा से नहीं होता है, ठीक है। हम प्रतिवर्ती क्रिया के विषय में सोच नहीं सकते, जबकि हम टहलने के विषय में सोच सकते हैं कि हम सुबह टहलेंगे तो सुबह टहलेंगे, सोच सकते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया की मेरुरज्जु, क्या क्वेश्चन हुआ, प्रतिवर्ती क्रिया को मेरुरज्जु नियंत्रित करता है, और जबकि टहलने की क्रिया को मस्तिष्क नियंत्रित करता है। बहुत सीधा बात है, प्रतिवर्ती क्रिया को मेरुरज्जु कंट्रोल करता है, यानी टहलने में मेरा माइंड करेगा, मेरा माथा कहेगा, मेरा मस्तिष्क कहेगा कि ना इतना टहलने है, तो मस्तिष्क नियंत्रित करेगा। बात समझ में आई। चौथा प्रश्न में चलते हैं, पादप हार्मोन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लांट फूड। चलिए तो पादप हार्मोन क्या है, तो पादप हार्मोन आंतरिक कारक है। क्या है, पादप हार्मोन आंतरिक कारक है जो कोशिका विभाजन, वृद्धि, बीज निर्माण, सप्तता और विच्छिन्न जैसी विभिन्न प्रक्रियाओं में भाग लेकर पौधों की वृद्धि और विकास को नियंत्रित करता है। ये आपके एग्जाम में 2 नंबर का आता है और ऑब्जेक्टिव में 2 से 3 नंबर का आता है। पूछ देगा कि कौन पादप हार्मोन है, तो लिख लीजिए जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, ठीक है। और क्या क्या होता है, एफसीसी कम, ये सब याद कर लीजिएगा, 5-6 हार्मोन होता है, ठीक है। चलिए प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है मेरे बउआ। एग्जाम में यदि टॉप करना है तो वीडियो को पूरा देखना, छोड़ के मत भागना जाना। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है, तो लिखना है मध्य मस्तिष्क सिर, गर्दन और धड़कन की प्रतिवर्ती गतियों को नियंत्रित करता है। एक पॉइंट पहले तोरा के याद कर लेना है, हर संभव दीवार में साट दो, कॉपी में लिख लो, माथा में चिपका लो, लेकिन याद कर लो कि मध्य मस्तिष्क जो होता है वो सिर, गर्दन और क्या दिल का धड़कन की प्रतिवर्ती गतियों को क्या करता है, नियंत्रित करता है, कंट्रोल करता है। इसके बाद आपको लिखना है कि यह नेत्र पेशियों की गति, यानी कि आँख की पुतली जो है उसकी गति, पुतली के आकार में परिवर्तन और नेत्र लेंस के आकार में परिवर्तन को भी नियंत्रित करता है। पश्च मस्तिष्क का भाग मेडुला, जिसे हम लोग कहते हैं आव्लगेंटा, हृदय स्पंदन, सांस लेना और रक्त दाब, पसीना खींचना, छींकना, वामन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। उम्मीद करते हैं 5वां नंबर प्रश्न भी आपका क्लियर हो चुका होगा। 2 नंबर का प्रश्न, अभी तक मैंने आपके 10 नंबर कंप्लीट कर दिए और आपको चलते हैं 6 क्वेश्चंस पर चलते हैं, ठीक है। बार बार बोलना पड़े ना पड़े कि मुझे सर कि मैं कोर्स बेच रहा हूँ, इसलिए आपको
पढ़ाई पसंद आ रही है तो इस नंबर पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। आपको नंबर दिख रहा होगा स्क्रीन बोर्ड पर, एक दिख रहा होगा मोबाइल नंबर जो कि PDF नोट्स लिखा होगा, इस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा और पेमेंट नंबर आपको दिख रहा होगा नीचे, ठीक है। चलिए, DNA की प्राकृतिक बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? तो आपको बता दें माय डियर, DNA गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। क्या होते हैं? DNA जो होते हैं वो किसमें होते हैं? गुणसूत्रों पर स्थिर होते हैं, जो कोशिका के यानी कि सेल के केंद्रक में उपस्थित होते हैं। यह जनन की विशेषता यानी कि यह जनन की विशेष सूचना को धारण करने वाली प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं और DNA के अणुओं के आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है जो माता पिता से उसके संतान में आता है। एक बार तो रख के पढ़ लेना है, फिर से इसको खाली 2 बार खाली इसको याद कर लेना है, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि सेंटेंस ऐसा बनाया गया है जो कि सर आपको देखते देखते आपके दिमाग में याद हो जाएगी, रटने की ज़रूरत नहीं है। और जो समझ में नहीं आए कमेंट दरबार खुला है, अर्जी लगा दीजिए, अर्जी स्वीकार कर लेंगे, ठीक है, और आपको पढ़ा देंगे। और लैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है मेरे बउआ? ये सब क्वेश्चंस बिहार बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड की डिमांड पर है कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है। तो लिखना है कि अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के लाभ निम्न है। आपको पहला पॉइंट लिख देना है कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न व्यक्तियों की आनुवांशिकता संरचना में विविधता होती है। यानी कि पता हो गया कि लैंगिक में जब भी कोई संतान उत्पन्न होगा तो उस व्यक्तियों की आनुवांशिकता संरचना जो होती है वो क्या होती है? इसमें विविधता होती है, यानी कि चेंजिंग होती है। चूँकि माता पिता दोनों शामिल हैं इसलिए नवगठित व्यक्तियों में दोनों के गुण होते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन ठीक है। दूसरा पॉइंट, और लैंगिक की तुलना में लैंगिक जनन में विविधताएं अधिक सफल होती है। यानी कि लैंगिक जनन की तुलना में लैंगिक जनन जो होती है वो अधिक सफल होती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट में लिख देना है कि लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न प्रजातियों लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न प्रजातियों की तुलना में अधिक जीवित रहती है। ऐसा इसलिए है कि क्योंकि आनुवंशिक विविधताएं उन्हें विभिन्न वातावरण के अनुकूल में मदद करती है। आया बात समझ में? इंग्लिश मीडियम वाले, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। यानी कि अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या भिन्नता है, ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न जो डिमांड पर है कि जीवाश्म क्या है, वे जैव प्रक्रम को किस विषय को दर्शाते हैं? तो पढ़ लीजिए कि पृथ्वी पर क्या क्वेश्चन है आंसर, कि पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के परिक्षेपित अवशेषों या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों जो पृथ्वी की सतहों या चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं जीवाश्म। तो रटना नहीं लिखना है, तुमको अपने सेंटेंस से लिखना है। मैं तो यहाँ बता दिया लेकिन मैं समझा दे रहा हूँ इसको क्योंकि ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। क्योंकि सर जीवाश्म धरती के भूग्रहों से निकाला गया अपशिष्ट नहीं बल्कि उपयोगी पदार्थ, जैसे लोहा। जीवाश्म क्या है? कोयला। कोयला क्या है? जीवाश्म है। ये क्या है? सड़ी गली लाखों करोड़ों वर्ष से जो सड़ी हुई अपशिष्ट होती है, विलुप्त जानवर चट्टानों में क्या कहते हैं, छोड़ी गई चट्टानों छापों जाते हैं। जैसे देखिए आपको पता है बुआ, आप थोड़ा सा पढ़िए तब समझ में आएगा। पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों के, यानी कि पृथ्वी पर जो जीवित रहने वाले अति प्राचीन सजीवों में अवशेष या उनके द्वारा चट्टानों में छोड़ी गई छापों को पहले के ज़माना में सर कुछ छाप होता था, उसी तरह अभी भी छाप होती है। तो इस छापों की पृथ्वी सतह से चट्टानों पृथ्वी में सुरक्षित पाए जाते हैं जीवाश्म। समझ में आ गया होगा, 2 बार 3 बार पढ़ लीजिएगा। और राइट, आपको उम्मीद है कि सर समझ में आ गया, ठीक है। व्हाट इज़ द फॉसिल, ठीक है। व्हाट डू द क्या है रिप्रेजेंट अबाउट द प्रोसेस ऑफ बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, ठीक है। बउआ 8 ही प्रश्न था, माफ़ी चाहता हूँ। 10 प्रश्न मैंने वादा किया था लेकिन 8 ही प्रश्न PDF में बन पाया है, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन आप लोग उम्मीद कीजिएगा कि सर इस क्वेश्चंस को याद नहीं बल्कि हर हालत में याद ही कर लेना है, समझ समझ के। याद ना हो तो कॉपी में लिख लेना है 10 से 11 बार, नहीं कि 2 से 3 बार लिख लेगा तो बस तो काम हो जाए, ठीक है ना। तो इसलिए आपको, और इस चैनल पर आपकी ऑल सब्जेक्ट का यानी कि बिहार बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, RBS राजस्थान बोर्ड, JS बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए पढ़ाई होती है। मात्र आपको किस बैच में जुड़ना है? टॉपर बैच में जुड़ना है तो आपको इस नंबर पर कांटेक्ट कर लेना है। तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल टॉपर के नज़रिए से पढ़ाई हो रही है और हर दिन क्लास यूट्यूब पर चल रही है रोज़ाना। तो यूट्यूब का वीडियो जितना भी होता है हर वीडियो देखने का प्रयास कीजिएगा। बाकी हम आपके साथ हैं, आपकी टॉपर बनने के लिए मैं कड़ी और पूरा मेहनत कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास आए हो तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है बउआ। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए अंदाज में और एक नए वीडियो में दूसरे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा।
प्लीज़, क्योंकि आपकी कमेंट मुझे मोटिवेशन करती है। जब भी वीडियो देख लीजिएगा तो कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि कमेंट करने से मुझे मिलती है कि नहीं सर मेरा बचवा जो है वो पढ़ने के लिए लास्ट तक देखा है वीडियो। ठीक है, लास्ट तक जिसने देखा उसने कुछ पाया, और जो इसने लास्ट तक आधे छोड़ में स्किप करके भाग गया वो ससुरा ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, याद कर लेना। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। बाय दोस्तों, जय हिंद, लव यू।